जैसे कि हमने लेटर दिया था, हमारे पास जो ऑप्थेल्मोलॉजी रेसिडेंट्स हैं उनका कंप्लेन आया था कि हमारे जो डिपार्टमेंट में लहाने सर और पारिक मैडम है, वो दोनों उनका डिक्टेटरशिप के हिसाब से उनका डिपार्टमेंट रन करते हैं। एनएमसी गाइडलाइन फॉलोज नहीं होते, वहाँ यूनिट सिस्टम नहीं है, उनको कटिंग्स नहीं मिलता, हैंड्स ऑन नहीं मिलता, और इस तरह से उनको अब्यूसिव लैंग्वेज उनके साथ में यूज़ होता है। तो इसका कंप्लेन हमने डीन मैम को किया। डीन मैम को कंप्लेन करने के बाद उन्होंने एक कमेटी बिठाया था, जिसमें कमेटी का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में हमको पता लगा, ऐसा रिपोर्ट में ऐसा ही जो हमारे कंप्लेंट्स हैं सारे, जो भी ऑप्थेल्मोलॉजी रेसिडेंट्स ने जो भी बताए थे वो सारे लगभग पॉजिटिव हैं, वैसा हो रहा है, ऐसा उसमें आया है। और इसकी वजह से हम आगे भी गए, वही इनके साथ भी हो रहा था। तो ये लोग अभी ज़्यादा लोग थे उस टाइम पे, क्या होता था, उनका पॉलिटिकल पावर वगैरह थे उनके पास, वो डीन थे, तो उस चक्कर में उस टाइम पे वो दबा देते थे पॉलिटिकली उनको। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। इस वजह से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। 2016-17 में भी इस टाइप के, 15-16 में भी इस टाइप का स्ट्राइक हुआ था, तब भी सर डीन थे और वो डीएमईआर डायरेक्टर बन गए थे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट आई थी, जो उस टाइम पे कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसको पब्लिक नहीं होने दिया था, उस तरह से कोई वो नहीं हुआ, उसको दबा दिया था। लेकिन अभी भी वापस वही जो चीज़ें हैं वो वापस चली आ रही थी। तो इसलिए अभी तो वो रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी वो यहाँ पे आके सर्जरीज वगैरह कर रहे हैं। उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पे आके सर्जरीज करते हैं, जबकि उनके बेटे तो कोई पोस्ट भी नहीं रखते यहाँ पे। जेजे में उनका कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ यहाँ आके सर्जरीज कर रहे हैं। तो ये सब इतनी सारी बातें हैं कि और इनको अब्यूज़ इतना किया जाता है कि इस तरह की बातें बोली जाती है जो मैं बोल नहीं सकता आपको। और ये फीमेल रेसिडेंट के साथ होता है। यहाँ पे 28 रेसिडेंट्स में से जो JR2 हैं वो 10 JR2 हैं। 10 JR2 में 2 ही लड़के हैं, बाकी 8 लड़कियाँ हैं। और सारी लड़कियों के साथ में भी इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज, और लड़कों के साथ में भी इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। और इसके बाद में इसलिए हमने स्ट्राइक किया, और हमारी मांग यही है सबसे पहली कि उनको यहाँ से हटाया जाए। और उनको यहाँ से हटाने के बाद में जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी पॉसिबल रिक्रूटमेंट है, वो जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट किया जाए नए स्टाफ का, ताकि डिपार्टमेंट भी अच्छे से चल सके, एकेडमिक्स लॉस ना हो, पेशेंट की हेल्थ केयर कुछ ना हो। उन्होंने एकदम इस तरह से तानाशाही तरह से डिपार्टमेंट को चला रखा है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कैटरेक्ट सर्जरी करने का, गिनीज वर्ल्ड बुक में उनका नाम है, उनको पद्मश्री मिला हुआ है। लेकिन इस तरह की रिवॉर्डिंग जो है कि उनको पद्मश्री दे रहे हैं और गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम से उनके जा रहा है, तो इस तरह की अगर रिवार्ड सिस्टम अगर चालू कर दिया तो ये तो पूरे देश के लिए अपने लिए खतरा है। जितने भी 28 रेसिडेंट्स आ रहे हैं, 28 रेसिडेंट्स अगर इस तरह से उनको सिखाएंगे नहीं तो वो आगे सर्जरीज कर नहीं पाएंगे, उनका क्या होगा। इस तरह से तो अगर मान लो हर कोई ये सोचने लग जाए कि मुझे भी रिवार्ड चाहिए, मुझे भी गिनीज में रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है, तो वो भी फिर यही करेंगे ना। हर एक HOD यही सोचेगा ना, फिर हर डिपार्ट, तो प्रॉब्लम आ जाएगी इस तरह से। तो और दूसरा इशू है, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर लहाने और पारिक जी अलग-अलग व्यवहार करते हैं, क्या आपका कहना है कि सभी डॉक्टर जो है एक साथ मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं एक लॉबी बन चुकी है और आप सबके खिलाफ ऐसे व्यवहार किया जाता है? आपके साथ ऐसे बता नहीं, ये उनके डिपार्टमेंट में ये पहले से चला आ रहा है, 20-25 साल से ऐसे चला आ रहा है। तो वो उनके साथ के ही लोग हैं ना, जो उन्होंने जिसका कुछ काम वगैरह कुछ किया होगा, कुछ पॉलिटिकल हेल्प की होगी, उनके पॉलिटिकल संबंध हैं, तो वो लोग उनका साथ दे रहे हैं ना, तो वो लोग हैं ही उनके साथ में। तो अभी 9 लोगों ने, जितने भी लोग हैं, इन्होंने सबने रिजाइन कर दिया, ऐसा कहा गया है। तो क्या आपको लगता है कि एक तो उनमें से सिर्फ एक ही आपके कॉलेज के पोस्ट पर है, बाकी तो सब ऑनररी है। हाँ। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो अगर इतने लोग एक साथ चले जाएंगे तो क्या उसका असर आप लोगों की पढ़ाई पर नहीं होगा? इसलिए तो हमारी जो सेकंड डिमांड है वो यही है कि उनको हटाने के बाद तुरंत रिक्रूटमेंट हो, जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट हो, नया स्टाफ बने, यूनिट सिस्टम बने। इसके लिए हमारे डीन मैम से बात हुआ था। डीन मैम ने पूरा सर जो है डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी के, उनके HOD है वो, उन्होंने उनको दिया है। तो उन्होंने NMC गाइडलाइन के हिसाब से वो यूनिट सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करने का कर रहे हैं। क्योंकि JT हॉस्पिटल है हमारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में, JT हॉस्पिटल है, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, वहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं है। तो वहाँ पे भी यूनिट्स चालू हो, यहाँ पे भी यूनिट्स चालू हो, रोटेशन के हिसाब से सारे रेसिडेंट्स को बराबर काम मिले,
और सब कुछ ऐसा हो, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। लेकिन इसमें का अभी कुछ सबमिट सर ने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो ये भी अभी हुआ नहीं है। और ट्रांसफ़र का और रेजिग्नेशन का जो आप पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है 9 लोगों ने, वो उन्होंने कहाँ दिया है, उनका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई अभी ऑफिशियल हमारे जो जे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन हमने पूछा है, हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि हाँ इनका रिज़ाइन हुआ है। हाँ, ये ज़रूर पता लगा है हमको कि मैडम ने छुट्टी लिया है 10-15 दिन का, तो वो छुट्टी का ज़रूर है। लेकिन अगर ये रिज़ाइन करते हैं, एक्सेप्ट होता है, तो हमारा यही है कि तुरंत रिक्रूटमेंट हो, नए डॉक्टर्स को लेकर आए और यूनिट सिस्टम को बहाल करें। और उसके बाद में ये होने के बाद में हमारा जो JR1 है, फर्स्ट ईयर रेसिडेंट में हुआ, उनका स्टाइपेंड 3 महीने का पेंडिंग है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इसके लिए भी हमने सेक्रेटरी में और DMER में सभी जगह फॉलोअप लिया है पहले से, तो ये भी अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। वो हमारा बैच है, मैं जो बैच हूँ मैं JR2 हूँ, JR1 हमारा कोविड की वजह से एडमिशन लेट हुआ था और ये इनका एडमिशन जल्दी हो गया। तो 3 महीने ऐसे हुए जब JR1 और ये भी JR1, हम दोनों JR1 डबल पोस्ट पे आ गए 3 महीने। तो उसके लिए गवर्नमेंट को हमने बोला है कि ये इसका सोल्यूशन करो, तो अभी तक उसका भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। और JR3 जिसमें हमने लास्ट टाइम भी स्ट्राइक किया था इसी के लिए, हॉस्टल वगैरह के लिए, जिसमें JR3 का एक हमारा पेंडिंग था, JR2 के जो एरियर्स थे वो पेंडिंग थे, वो एरियर्स भी अभी तक नहीं आए हैं। पूरे महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है ये, एरियर्स किसी भी महाराष्ट्र के रेसिडेंट JR3 को पूरा नहीं मिला है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मिला है, JJ हॉस्पिटल में JR2 को मिला है, लेकिन JR3 को बिल्कुल भी नहीं मिला है। JJ हॉस्पिटल के 750 रेसिडेंट के लोग सारे हैं, सारे स्ट्राइक पर हैं अभी। अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर अभी 24 घंटे में अगर इसका सारे जो हैं इनका कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं मिलता है, तो हम ये सेंट्रल मार्ट के पास भी जाएंगे और पैन महाराष्ट्र स्ट्राइक करने का हम करेंगे। और हो सकता है तो इमरजेंसी सर्विस भी आगे हम बंद कर सकते हैं। नाही, हा प्रॉब्लेम फक्त रंगवण्यात येते की हा कोणता पॉलिटिकल प्रॉब्लेम आहे की याला 2 जणांचा संघर्ष दाखवण्यात येते, पण ॲक्च्युली हा रेसिडेंट्सचा प्रॉब्लेम आहे। जे ऑप्थेल्मॉलॉजीचे जे रेसिडेंट्स आहे ते 20-25 वर्ष झाले सफर करतात आहे। हा प्रॉब्लेम आजचा नाही आहे, हा प्रॉब्लेम गेले अनेक वर्ष चालू आहे। मागचे जे 1996 झालं, 2000 झालं, त्या बॅचचे रेसिडेंटचे आज फोन येतात आहे की हे तुम्ही घेतलेलं पाऊल बरोबर आहे, आम्हाला त्या काळात पण हा प्रॉब्लेम आला होता, पण जो पुढचा व्यक्ती आहे त्यांचं एवढं मोठं पॉलिटिकल हे बॅकग्राऊंड पाहून आम्ही पण दबून राहिलो आणि आम्ही 3 वर्षात काहीच सर्जरी शिकलो नाही, आम्हाला बाहेर जाऊन सर्जरी शिकावं लागल्या। तर त्यांचे फोन येऊन हे सांगतात आहे की तुम्ही हे कंटिन्यू ठेवा, कारण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणं कुठेतरी गरजेचं आहे। प्रॉब्लेम मेन हा रेसिडेंट्स आहे। जे ऑप्थेल्मॉलॉजीचे रेसिडेंट आहे ते ऑप्थेल्मॉलॉजी एक सर्जिकल ब्रांच आहे, सर्जिकल ब्रांचेसमध्ये 3 वर्षात त्यांना काहीतरी शिकावं लागते, सर्जिकल स्किल्स यायला पाहिजे 3 वर्षाच्या शेवटपर्यंत। आणि NMC नॅशनल मेडिकल काउन्सिलच्या गाईडलाईन्स असतात की हे सर्जरीज तुम्हाला या डिपार्टमेंटमध्ये यायला पाहिजे, ऑप्थेल्मॉलॉजीमध्ये इतके सर्जरीज यायला पाहिजे। तर NMC गाईडलाईननुसार ऑप्थेल्मॉलॉजीच्या पण गाईडलाईन्स आहे, तर त्या गाईडलाईन्स जे ऑप्थेल्मॉलॉजीमध्ये काहीच फॉलो होत नाही आहे। सर्जरी इथे रेसिडेंटनी करायला पाहिजे, इथे रेसिडेंट सोडून बाकी जे वेल नोन ऑप्थेल्मॉलॉजिस्ट आहे यांचे HOD रागिनी मॅडम आणि TP लहाने सर ते इथे येऊन सर्जरी करतात आहे, तर ते चुकीचं आहे। ते उलटं त्यांच्या हाताखाली यांना ट्रेन करणं जरुरी आहे। इतक्या वेल नोन सर्जनच्या हाताखाली हे ट्रेन होतील तर यांचं भविष्यात खूप चांगले ऑप्थेल्मॉलॉजिस्ट बाहेर येतील, पण असं होताना दिसत नाही आहे। यांना जेव्हा असिस्टन्स मिळते की TP लहाने सर ऑपरेट करतात आहे आणि हे लोक असिस्ट करतात आहे, तर हे असिस्ट म्हणजे यांना त्या तिथे सर्जरी करायला नाही भेटत, असिस्टेड सर्जरी, हे तिथे इन्स्ट्रुमेंट घेऊन उभे राहतात, सर्जरी बाकी लोक परफॉर्म करतात। आणि रेसिडेंट JR2 ज्यांना येऊन 15-16 महिने झाले इथे JJला, ते येऊन फक्त इथे हातात इन्स्ट्रुमेंट घेऊन उभे राहतात की सर आणि मॅडम सर्जरी करतील म्हणून। तर यांनी खूप जास्त शैक्षणिक नुकसान होतं आहे। इथे MBBS करून MDचा एंट्रन्स क्लिअर करून आलेले मुलं आहे, म्हणजे
ब्रायटेस्ट माइंड्स इथे येतात, सगळे हुशार मुलं इथे येतात. जे इतकं नाव आहे, जेचं पूर्ण महाराष्ट्रभर जेचं नाव आहे, तर जे ऑप्थॅल्मॉलॉजी उचलतात काय म्हणून की आम्हाला चांगलं शिकायला भेटेल, आम्ही चांगलं सर्जन होऊ. आणि हेच सर्जन बाहेर पडून, हीच पिढी बाहेर पडून लोकांची दृष्टी सुधारणार आहे. नंतर येणाऱ्या 10 वर्षांमध्ये हेच लोक बाहेर ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट पडतील, हेच लोकांच्या सर्जरी करतील. जर यांनी इथे काहीच सर्जरी शिकले नाही तर हे नंतर काय सर्जरी परफॉर्म करणार आहे बाहेर, नंतर लोकांना कशी सेवा देणार आहे. तुम्ही एक गंभीर आरोप केलेला आहे की डॉक्टर लहाने आणि इतर जे काही शिक्षक आहेत ते तुमच्याशी चांगले वागत नाहीत. नक्की कशी वागणूक दिली जाते विद्यार्थ्यांना? इथे राऊंड्सवर असताना वगैरे फिमेल विद्यार्थी असो, मेल विद्यार्थी असो, त्यांना वेगळ्या प्रकारच्या शिव्या, सर्व गैरवर्तन करण्यात येते. म्हणजे एक रेसिडेंट आहे, रेसिडेंटची पण एक डिग्निटी असते, रेसिडेंटचा पण एक सेल्फ रिस्पेक्ट असतो, तो कुठेच बघायला मिळत नाही आहे. सर्व राऊंड्सला असताना स्वतःला सुपेरियर समजून बाकी सर्वांना शिव्या देणे, छोटीशी चूक असताना इथे असं नाही आहे की ही चूक झाली तर ती चूक दुरुस्त करून या, असं नाही. चूक झाली तर इथे जे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स आहे जेचे, सेंट जॉर्ज आणि GT हॉस्पिटल, तिथे पाठवून देण्यात येते. मग तो रेसिडेंट 3 वर्ष वापस येणार नाही जेला, त्याला कुठली सर्जरी बघायलासुद्धा मिळणार नाही. आणि सेंट जॉर्ज आणि GTला कोणत्याच सर्जरी होत नाही, तर 3 वर्ष तो रेसिडेंट कोणती चूक, एखाद्याने एक विद्यार्थी आता JR1 त्यांनी मेडिकल लीव घेतली होती, त्या मेडिकल लीवसाठी की तू बिना विचारता मेडिकल लीव घेतली, त्यांनी अर्ज केला, प्रॉपर चॅनलने अर्ज केला आणि मेडिकल लीव घेतली, तरी मॅडमला न सांगता मेडिकल लीव घेतली म्हणून त्याला GTला पाठवून दिलं, हे म्हणून की ही पनिशमेंट आहे. इथे पूर्ण 28 विद्यार्थी आहे JR1 आणि JR2 बॅचचे. JR3 बॅच एक्झाम गोईंग बॅच आहे, त्यांची 15 दिवसांनी एक्झाम आहे. ते आम्ही पण समजतो की ते इथे नाही येऊ शकत, आणि एक्झाममध्ये असल्यावर दडपण असते, 15 दिवसांनी पास फेल तर HODs करतात, तर या दडपणाखाली ते नाही आले तर ते आम्ही पण समजू शकतो. पण हा प्रॉब्लेम वर्षानुवर्ष चालू आलेला आहे. हा प्रॉब्लेम दरवर्षी स्ट्राईक होते, पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सने ते गोष्ट दाबून टाकण्यात येतात. कुठेतरी थांबायला पाहिजे. जे पोरं लांबून कोणी महाराष्ट्राच्या कोपऱ्यातून, कोणी बाहेर दुसऱ्या राज्यातून येतात, इथे फक्त ऑप्थॅल्मॉलॉजी शिकायला येतात. मुलांचं एकच म्हणणं आहे की आम्ही जे शिकायला आलो ते आम्हाला शिक्षणाला द्या, आम्हाला सर्जिकल कट द्या, आम्हाला ॲक्च्युली जे इथे शिकायला आम्ही आलो आहे सर्जिकल ब्रांच आहे, ती सर्जरी आम्हाला शिकायला द्या. बाकी काहीच मागणी नाही विद्यार्थ्यांची. ते 9 डॉक्टर मॅडम, याच्यात फक्त एक डॉक्टर रागिनी पारेख मॅडम HOD आहे, बाकी मोस्टली डॉक्टर्स ऑनररी डॉक्टर्स आहे. ऑनररी आमची तक्रार डॉक्टर TP लहाने सर आणि डॉक्टर रागिनी पारेख मॅडम यांच्या विरोधात आहे. बाकी डॉक्टर इथे फक्त आठवड्यातून एकदा येतात, त्यांची स्पेशालिटीची सर्जरी करतात आणि जातात. ते मॅम हे पॉलिटिकल प्रेशर आहे त्यांच्यावर पण. आता सरांचं जर 20 वर्षापासून जर हे चालू आहे, 20 वर्षापासून प्रकरण चालू असल्यावर आतापर्यंत जर प्रकरण दबू नये, तर त्या पुढच्या व्यक्तीचा तेवढा पॉलिटिकल हे आहे. त्याच्या आम्ही तर एक स्टुडंट आहे, आम्हाला फक्त आमचे मुद्दे मांडायचे, बाकी काही पॉलिटिक्स चालू असेल आम्हाला त्याचं हे नाही. आम्हाला मेनली आमचे मुद्दे सॉल्व्ह झाले पाहिजे. मॅम पॉलिटिक्स जरी चालू असेल, आम्ही इथे आमचा फक्त रेसिडेंटचा प्रॉब्लेम ठेवायला आलो आहे. जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे. मुलं इथे इतक्या दिवसापासून सर्जरीसाठी वेट करत आहे. इथे डॉक्टर सार्बिक आहे, हे 15 महिने झाले ऑप्थॅल्मॉलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये. 15 महिन्यात त्यांना ऑप्थॅल्मॉलॉजीमध्ये कॅटरॅक्ट सर्जरी, जी की एकदम बेसिक सर्जरी आहे, ती बघायलासुद्धा भेटली नाही. प्रश्न असा आहे की आता जी मॅडम बोलले की NMCच्या गाईडलाईननुसार आम्ही सगळं काम करतो आहे आणि आता आम्ही त्या संदर्भात कमिटी वगैरे त्यांनी नेमलेली आहे. तुमचा एक मुद्दा तर इथे सॉल्व्ह झाला आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की जे पण प्राध्यापक होते त्यांनी देखील स्वेच्छानिवृत्ती आणि राजीनामा दिला. राजीनाम्याचं ते राजीनामे आता काय तुमची भूमिका आहे, तुम्ही पुन्हा एकदा कामावर रुजू होणार आहे की नाही? राजीनामे जोपर्यंत ॲक्सेप्ट होत नाही आणि नवीन रिक्रुटमेंट होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्ट्राईक कॉल ऑफ करणार नाही आहे. जोपर्यंत आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. आम्हाला राजीनामे त्यांनी दिले सांगितले, पण जेव्हा आम्ही डीन मॅडमला विचारलं त्यांनी सांगितलं की त्यांच्यापर्यंत राजीनामे आले नाही आहे. जर त्यांच्यापर्यंत राजीनामे आले नाही तर ते उद्या पुन्हा स्ट्राईक कॉल ऑफ केल्यावर, पुन्हा ऐकून घ्या, उद्या पुन्हा स्ट्राईक कॉल ऑफ केल्यावर उद्या पुन्हा ते येतील. उद्या पुन्हा आता यांनी कंप्लेंट केली आहे त्यांच्या अगेन्स्ट, उद्या पुन्हा यांची हरॅसमेंट होईल, उद्या पुन्हा यांना कट नाही भेटणार. माड नेहमी काय येणार याच्यात? आम्हाला हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह पाहिजे नेहमी. असं आम्हाला पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्समध्ये आम्ही हा स्ट्राईक कॉल ऑफ करणार नाही आहे. जोपर्यंत रेसिडेंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही,
जोपर्यंत त्यांचं रेजिग्नेशन ॲक्सेप्ट होऊन नवीन रिक्रुटमेंट होत नाही तोपर्यंत स्ट्राईक कॉल ऑफ करायचा आम्ही विचारसुद्धा करणार नाही. लहानेंचं असं म्हणणं आहे, काल तुम्ही जे आंदोलन पुकारलं त्यानंतर लहानेंनी असं म्हटलंय की पहिल्या वर्षाच्या आता 6-7 महिने जरी ती मुलं येऊ तर डोळा हा अगदी नाजूक अवयव असतो, तर त्याचं सर्जरीज आम्ही त्यांना लगेच देऊ शकत नाही, पण सेकंड इयर थर्ड इयरच्या मुलांना आम्ही तसा सर्जरीज करायला देतो असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे सेकंड इयरचे आहे तिन्ही विद्यार्थी आणि तिघांना पण एक पण सर्जरीची स्टेपसुद्धा अजून भेटलेली नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट, डोळ्याचा विषय झाला तर इथे ऑप्थॅल्मॉलॉजी विभागात पूर्ण महाराष्ट्रातून रुग्ण येतात. तिथे ऑपरेट करायला जे नेमणूक झालेली प्रोफेसर्स आहे त्यांनी ऑपरेट करायला पाहिजे. लहाने सरांचे चिरंजीव डॉक्टर सुमित लहाने ते कोणतीही पोस्ट नसताना इथून ऑपरेट करतात, तर ते कितपत योग्य हे पण आम्हाला प्रेससमोर मांडायचं आहे. इथे कोणतीही पोस्ट नसताना डॉक्टर लहानेंचा चिरंजीव डॉक्टर सुमित कंटिन्यू ऑपरेट करतात. तुम्ही ते पण एकदा बघू शकता. बाकी कॉलेजेस में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स है ना, वहाँ पे भी आँख का ही ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनको कैसे दे रहे हैं? ये ही मतलब है जिनको कुछ नहीं आता है 6 महीने में, बाकी सारे लोग 6 महीने में बाकी कॉलेजेस में सीख गए. फिर आपकी इतनी बड़ी नाम का और उसका मतलब क्या है कि आप इनको 6 महीने में सिखा नहीं पाए? इससे अच्छे तो दूसरे प्रोफेसर है ना जो सिखा रहे हैं 6 महीने में. इनके जो ये DRP अभी गवर्नमेंट ने DRP डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसमें जब यही रेसिडेंट दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ पर डिप्लोमा वाले जो 2 साल के लिए डिप्लोमा कर रहे हैं और जो इनके साथ के रेसिडेंट हैं उन्होंने 15-15 कैटरेक्ट सर्जरी किया हुआ है. एक डिस्ट्रिक्ट रेसिडेन्सी प्रोग्राम नावाचा प्रोग्राम आहे. त्याच्यात 3 महिने प्रत्येक रेसिडेंट ऑल ओव्हर इंडिया एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलला जाऊन पोस्टिंग करतो. तर त्या डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंगला जे सोबतच सर्व रेसिडेंट, जसं ऑप्थॅल्मॉलॉजीचं हॉस्पिटल आहे तर त्या ऑप्थॅल्मॉलॉजी हॉस्पिटलला जे रेसिडेंट राहतील सोबत बाकी पण रेसिडेंट राहतील त्या डिस्ट्रिक्टचे. तर मुंबई जिल्ह्यातले BMCचे रेसिडेंट जेचे रेसिडेंट सर्व एकसाथ पोस्टेड राहतात. तर जेव्हा जेचे रेसिडेंट तिथे गेले आहे डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंगला, तेव्हा सोबतचे जे नायर, सायन, KEMचे रेसिडेंट आलेले त्यांनी 10-15 कॅटरॅक्ट सर्जरी स्वतः इंडिपेंडंटली केलेल्या आहे. आणि ते जेचे जे रेसिडेंट तेव्हा तिथे जातात तेव्हा त्यांनी कॅटरॅक्ट बघितलेला नसतो ऑपरेशन, तर त्यांना पुढे पण कटिंग नाही भेटत. ते जे डिस्ट्रिक्टवाले म्हणतात की हे जेवाले रेसिडेंट आहे यांनी काही केलेलं नाही, तर आपण यांना पुढे कसं काय देऊ शकतो? तर हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे. ही वर्षानुवर्ष चालू आलेली डिक्टोरियलशिप आहे, हुकुमशाही चालू आहे. ही आम्ही तुमच्यासमोर ठेवतो आहे की आम्हाला न्याय पाहिजे. आप उनसे पूछिए एक बार, लहाने सर से आप ये पूछिए, हाँ आप ये लहाने सर से पूछिए बाकी कॉलेजेस में कैसा सिखा रहे हैं और आप क्यों नहीं सिखा रहे हैं, ये पूछिए ना लहाने सर से. पुन्हा एकदा विचारा. डॉक्टर लहाने अजून कसा आरोप केलेला आहे की सध्याच्या त्या डीन आहेत कॉलेजचा, त्या तुम्हाला भडकवत आहेत निवासी डॉक्टरांना, तर तुमचं काय म्हणणं? मॅडम, ऑप्थॅल्मॉलॉजीचा प्रॉब्लेम होता. ऑप्थॅल्मॉलॉजीवाले माडकडे आले, माडनी तो प्रॉब्लेम पुढे डीनकडे ठेवला. सगळ्या लेवलवर आम्ही गेलो, फक्त डीनकडेच आम्ही नाही गेलो. तेच लेटर माडनी जे माडनी DMERला फॉरवर्ड केलं, सेक्रेटरीला फॉरवर्ड केलं, नॅशनल मेडिकल काउन्सिलला फॉरवर्ड केलं, महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलला, MUHSला फॉरवर्ड केलं आहे. तर हा प्रॉब्लेम आम्ही सर्व लेवलवर ठेवला आहे. तर त्याच्यामुळे जो प्रॉब्लेम आहे प्रॉपर चॅनलने आम्ही पुढे ठेवला आहे. त्याच्यामुळे असं काही पॉलिटिक्स असेल पण तर आम्हाला त्याचं घेणं देणं नाही आहे. आमच्या रेसिडेंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईपर्यंत माड त्यांच्या मागे उभा आहे, माड त्याच्या मागून हटणार नाही आहे. रेसिडेंटचे प्रॉब्लेम आम्ही आमचं स्ट्राईक अजून इंटेन्सिफाय करू मॅम. जे माड सेंट्रल माडकडे येईल आणि ते स्ट्राईक आम्ही अजून इंटेन्सिफाय करू इच्छू, कारण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणं खूप गरजेचं आहे. असे प्रॉब्लेम महाराष्ट्रात पण इतर कुठे असतील तर आम्ही बाकी रेसिडेंटला पण आवाहन करू की त्यांनी पुढे या आणि हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं जरुरी आहे. रेसिडेंट शिकायला येतात, मेडिकलचे विद्यार्थी शिकायला येतात, त्यांचं शिक्षण पूर्ण झाले पाहिजे, कारण तेच भविष्याचे डॉक्टर्स आहे. आताचे जे डॉक्टर आहेत ते ऑलरेडी एक जनरेशन झालेली आहे, त्यांनी आम्हाला शिकवायला पाहिजे. त्यांचे स्वतःचे रेकॉर्ड पूर्ण होते, वेल अँड गुड, आम्ही त्याच्या अगेन्स्ट नाही आहे. आम्ही हे फक्त त्यांच्याकडून हे इच्छितो की त्यांनी त्यांच्यासोबतच जे नवीन जनरेशन आहे डॉक्टर्सला त्यांनी जे एक्सपीरियंस कमवला इतक्या वर्षात तो आमच्यापर्यंत पोहोचव. देखिए हम लोग जूनियर रेजिडेंट 2 है, सेकेंड ईयर रेजिडेंट से. हमारा सबसे पहले ये पॉइंट है कि MS जो होता है दैट इज़ मास्टर ऑफ सर्जरी. यहाँ पे जो चल रहा है वो BS है, वो है बेगिंग फॉर सर्जरी. 3 साल हमारा भीख मांग के निकल जाता है सर्जरी के लिए, ज़्यादा कुछ सर्जरी मिलता नहीं है हमें. अभी जो चल रहा है हमें जितना समझ में आ रहा है इधर 3 डाइवर्जन टैक्टिक्स यूज़ किया जा रहा है. सबसे पहले रेजिग्नेशन का, जो फॉर्मली हमारे डीन ऑफिस में कुछ आया नहीं है जिसका. दूसरी बात है कि कुछ रेजिडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कि ये लोग तो बाकी सबको भड़का रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो. हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी ने कल एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें 28 के 28 रेजिडेंट ने इस चीज़ को नाकारा है और सब ने ये बताया है कि सब 25-26 साल के लोग हैं, सब MBBS पास करके लोग हैं, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ करेगा.
तीसरा पॉइंट है कि ये कुछ एक्यूजेशंस किया लगाए जा रहे हैं कि डीन हमने इन्फ्लुएंस किया है वगैरह वगैरह। हम कहना चाहते हैं कि डीन ने हमें कभी भी अप्रोच नहीं किया इस चीज़ को लेके। हम लोग बर्दाश्त करने नहीं पा रहे थे, इसके लिए हमारे पूरे सारे रेजिडेंट्स मिलकर डीन को अप्रोच किए और डीन को हमारे कंप्लेंट्स बताए। उसके बाद जो हमारे तरफ से हमने जितना करना था किया और बाकी का आगे का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो जे एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक समझा उन्होंने किया। अभी रही बात जे ऑफ्थल में क्या होता है, तो यहाँ पे सर्जरी कुछ नहीं मिलता हमें। ये जो बात कल मीडिया में कहा है डॉक्टर टीपी लाहाने सर ने कि फर्स्ट ईयर 6 महीने के होते हैं, इनको हम लोग सर्जरी नहीं देते। पहली बात तो फर्स्ट ईयर 6 महीने के है, सेकंड ईयर 12 महीने के ऊपर हो चुके हैं और हम लोग को सारे 28 लोगों को मिलकर एक सर्जरी का स्टेप भी नहीं मिला है मोतीबिंदु का। हम लोग को अंदर आधे लोग अंदर ओटी के अंदर स्क्रब पहन के गए भी नहीं है, ओटी देखा भी नहीं है आधे लोगों ने। दूसरी बात, इनका जो ये क्लेम है कि कुछ सीनियर्स ने इनका 12 लोग का सीनियर बैच है हमारा 3rd ईयर का, तो उनका कहना है कि 12 लोगों ने सिग्नेचर करके दिया कि उन लोगों ने सारे सर्जरी किया। मेरा सीधा सवाल है, 12 लोगों में से 4-5 लोग बॉम्बे में थे ही नहीं, कोई पुणे में था, कोई कहीं और था, कुछ था, तो इनका सिग्नेचर आया कहाँ से? ये सिग्नेचर का इंक्वायरी होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो स्टाफ मामा मौसी जितने भी स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ है इन सब से भी सिग्नेचर लिया। इन्होंने हमें आके कांटेक्ट किया और इन्होंने हमें बोला कि इनको लेटर दिखाया भी नहीं था, कोरा कागज़ पे इनका सिग्नेचर लिया गया। उनको ये बताया गया था कि हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, ये क्या कि उनका सिग्नेचर लिया गया। तो ये सरासर उनका जो भी सिग्नेचर वगैरह वैलिडिटी खत्म हो जाता है यहाँ पे, और ये क्राइम है लोगों का ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लेके उसको गलत चीज़ के लिए यूज़ करना। ये जो 12 रेजिडेंट का बोल रहे कि इनको सिग्नेचर लिया है लोग ने और इनको सर्जरी आता है, हम लोग का कहना है कि यहाँ पे सामने ऑफ्थल का ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे 12 रेजिडेंट को लेके आओ, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आप भी जाओ, आप बाहर खड़े रहो ओटी के और इनको बोलो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कैटरैक्ट सर्जरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन करके बताए। अब हमारा गारंटी है 12 में से 5-6 तो कर ही नहीं पाएंगे, उनको पहला स्टेप ही नहीं दिया गया, क्या सर्जरी करेंगे वो लोग। बाकी जो है बाकी सर्जरी का तो हो गया। एकेडमिक्स में जीरो एकेडमिक्स, कोई केस डिस्कशन नहीं, ओपीडी वार्ड में कहीं पे कोई केस डिस्कशन नहीं, कुछ थियरी जर्नल क्लब सीएमई कुछ भी नहीं। डॉक्टर रागिनी पारेख खुद बॉम्बे ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, इसके बावजूद हमें कोई कॉन्फ्रेंस में एक्सपोजर नहीं मिलता। लास्ट ईयर मुंबई में AIOS जो होता है ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी का जो कॉन्फ्रेंस होता है वो होल्ड किया गया था और हम लोग मुंबई के होकर हम नहीं जा पाए, जबकि हमारे जो दूसरे बैचमेट्स है, कोजेआर्स है, लखनऊ से, कोई दिल्ली से, कोई कोलकाता से, कोई चेन्नई से, वो लोग आके फोटो डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, हमें दिख रहा है कि वो आके गए और हम खुद यहाँ पे जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था वहाँ पे नहीं जा पाए। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें नया नया तरीका पता पड़ता है कि ऑफ्थेल्मोलॉजी में क्या न्यू रिसेंट एडवांसेस हुए, उससे हमें सीखने मिलता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो इनको कोई पढ़ लेना, इनका प्रायोरिटीज़ में ही नहीं आता हमारा एजुकेशन, हमारा एकेडमिक्स। इनके लिए रेजिडेंट्स आर टूल्स। इनका एक कैटरैक्ट फैक्ट्री चल रहा है, इनको अपने नंबर्स से मतलब है, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, नेशनल रिकॉर्ड्स बनाना है, अवार्ड्स लेना है, और हम टूल्स है। हम सीखे हम ना सीखे दैट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस टू देम, ये हम ओपन क्लेम करते हैं। हमारा क्लेम आप वैलिडेट कर सकते हो। 2016-17 में भी ये स्ट्राइक हुआ था, आज के डेट में यूट्यूब पे उसका वीडियो है, 70,000 के ऊपर व्यूज है उसको, 72,000 व्यूज। उसके अंदर नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। change.org उस पर एक पिटिशन फाइल किया गया था कि यहाँ पे जेजे में क्या होता है 2016-17 में, उसमें 1756 कमेंट्स है। उसमें सारे रेजिडेंट्स 1996 के बैच से लेकर आज तक 2016 के क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। किसी के वाइफ डॉक्टर थी यहाँ पे, उनके हस्बैंड ने लिखा है। किसी एक का ऐसा एग्जांपल था कि उनके वाइफ को एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि इम्प्लांटेशन यूटेरस में नहीं होकर कहीं और इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ पे उनका प्रेगनेंसी हुआ था और उसके कॉम्प्लिकेशंस आए थे, तो उनको वहाँ पे जाने भी नहीं दिया गया था। उनको बहुत गलत चीज़ें बोला गया था। आप लोग कमेंट खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लगे तो वैलिडेट कीजिए। जब हमने ये सब कंप्लेन किया, हमें 2000 बैच, 2003 बैच, 2007 बैच सबके लोगों ने हमें कॉल करके बोला कि भाई ये आज तक चल रहा है, ये तो हमने भी फेस किया था, बट लाहाने सर तो रिटायर हो गए। ये जो उनका भी कहना है कि वो कोई तो नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम या स्टेट इरेडिकेशन कैटरैक्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम में है और उसके कोऑर्डिनेटर है और उसके उनको मिलता है कि ये कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारा कहना है आप कहीं पे भी ऑपरेट कीजिए। आप सिंगुलरली सिर्फ जे ऑफ्थेल्मोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उसमें क्यों ऑपरेट कर रहे हैं? आप पिछले 7-8 महीने से यहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कैंप के लिए आप ऑपरेट कर रहे हैं। जून में अगर कोई कैंप नहीं भी होता है, आपका हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपका ओटी रहता है, हर हफ्ते आप ऑपरेट करते हो। आप ऑपरेट करते हो, अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छा है, आप उनका कैटरैक्ट इरेडिकेट कर रहे हो, तो हमें भी सिखाओ। अगर पूरे स्टेट में अगर जे हॉस्पिटल, जो कि एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सबसे उच्चतम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर आप सबसे नंबर ऑफ सर्जरी भी ज़्यादा हो रहा है और फिर भी अगर आप हमें कैटरैक्ट का सर्जरी, बेसिक सर्जरी, अगर कैटरैक्ट सर्जरी इज लाइक ब्रेड एंड बटर, मतलब दाल चावल बिरयानी नहीं होता कैटरैक्ट सर्जरी। एक ऑफ्थेल को सर्वाइव करने के लिए कैटरैक्ट सर्जरी आना चाहिए। अगर आप हमें कैटरैक्ट सर्जरी के एक भी स्टेप नहीं सिखाते हो तो आगे जाके हम क्या करेंगे 3 साल बाद?
ये हमें सोचा है कि हम क्या करेंगे आगे जाके। हमने जब हमारे सीनियर्स को फ़ोन करके पूछा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, तो उनका कहना है कि भाई हम 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए दे के बाहर पेड फेलोशिप, पैसे दे के फेलोशिप कर रहे हैं, जिसमें हमें बेसिक कैटरेक्ट सर्जरी जो हमें MS की डिग्री में सीखना चाहिए था वो हमें वहाँ पे पैसे दे के करने पड़ रहे। ये कैसा इंसाफ है। इसके अलावा OPD में, भरे OPD में हमारे मेजॉरिटी रेजिडेंट्स फीमेल रेजिडेंट्स है, नारी रेजिडेंट्स है, उनको अपशब्द कुछ भी बोला जाता है, गधा, मूर्ख, गाढ़व, छक्का, ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट ये मुझे लगता है आप मीडिया तक पहुंचना चाहिए कि किस तरह ट्रीटमेंट मिलता है। जो मुंह में आए वो बोला जाता है कि तुम बैठे क्यों हो, छक्के की तरह ताली मार रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे सब कुछ भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अ लैंग्वेज दैट डज नॉट सूट अ प्रोफेसर, ये हमारे फीमेल रेजिडेंट्स को बोला जाता है। हमने कई बार देखा हमारे फीमेल रेजिडेंट OPD में कहीं कोना पकड़ के रो रहे हैं क्योंकि मेंटली ले नहीं पाते। कुछ लोगों ने साइकियाट्रिक OPD में जाके मेडिकेशन OPD पेपर निकलवाया कि भाई हमें हेल्प चाहिए, हमें मेंटल एंजाइटी हो रहा है, हमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो रहा है। कुछ लोगों ने खुद से वॉलंटरीली पेरीफेरी में, जहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ पे वो लोग गए क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जाना ज़्यादा ईजी था, भले ही एकेडमिक लॉस हो, क्योंकि वहाँ पे टॉर्चर तो नहीं हो रहे वो लोग, वहाँ पे चले जाते हैं लोग। पेरीफेरी में कोई फैकल्टी नहीं है, पेरीफेरी में कोई SR नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए खराब नहीं है, अगर पेशेंट आता है, वो पेशेंट को एक जो रेजिडेंट ने ना कोई सर्जरी किया ना कुछ किया, वो अगर ट्रीटमेंट करेगा तो पेशेंट का भी कहीं ना कहीं तो हैम्पर होगा। ये सोचिए कितना ये पेशेंट हैम्पर भी हो रहा है। पेशेंट ये जो खुद बोलते रहते हैं कि हमें पेशेंट हेल्थ केयर हमारा प्रायोरिटी है, पेशेंट को कुछ खराब नहीं होना चाहिए, हम इसीलिए डॉक्टर्स को नहीं देते क्योंकि पेशेंट का आँख खराब करते हैं। अरे आपको इतना चिंता है, आप सेंट जॉर्ज GT में क्यों नहीं लगाते किसी फैकल्टी को पोस्टेड? वहाँ पे आपको पेशेंट नहीं दिखता, वहाँ पे नहीं दिखेगा। इनका बेसिक एजेंडा एक ही है, कैटरेक्ट सर्जरी का नंबर बढ़ाना, और इनका कुछ नहीं है। इसके अलावा जो जूनियर JR1 है, जो भी डिपार्टमेंट के खर्चे आते हैं, डिस्चार्ज कार्ड हो, बैचेस हो, शील्ड हो, इसके खर्चे इनको JR1 को पे करना पड़ता है। इनको कोई बोलता नहीं कि उनको बोलते हैं डिस्चार्ज कार्ड लेके आओ, शील्ड लेके आओ। अरे भाई उसके पैसे लगते हैं, कभी पूछा है कितना पैसा लगता है? कोई नहीं पूछता। 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो गया फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स का। अभी ये फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है, ये स्टाइपेंड के लिए मांग करने के लिए आया, इनको स्टाइपेंड नहीं मिला, उनसे आप खर्चा करा रहे हो 50-60 हज़ार रुपये। कोई सीमा होती है ना, कोई डिसेंसी बोल की कुछ होती है, ये भी कुछ नहीं। इसके अलावा एकेडमिक्स का तो मैंने कह ही दिया। थीसिस की बात, थीसिस एक जो एकेडमिक सोल होता है, एकेडमिक जान जो होता है एक PG रेजिडेंट का, वो होता है थीसिस। ये जो थीसिस होता है ये एक रिसर्च होता है, जो कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, और इसके लिए एक मेंटर दिया जाता है, मेंटर को गाइड बोलते हैं। ये गाइड आइडियली NMC का गाइडलाइंस है कि ये कोई ऑफिशियल प्रोफेसर ही ये गाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर TP लाने जो आज रिटायर हो गए, जो कोई पोस्ट होल्ड नहीं करते, वो यहाँ पे गाइड बन के बैठे। इनके अंडर 3 JR1 के रेजिडेंट, 3 JR2 के रेजिडेंट इनके अंडर है। कल को अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल आके क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे किसी को आपने गाइड बनाया जो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता, तो ये जब पास आउट हो जाएंगे, इनके तो PG का जो एलिजिबल ये है, क्रेडिबिलिटी है, वही खतरे में आ जाएगा। 5 साल बाद उनको पता पड़ेगा उनका PG कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि उनका गाइड ही नहीं था कोई ऑफिशियल। ये छोड़ो, अभी जो गाइड है उनके पास हम जा जाके थक गए कि भाई टॉपिक दो, हमें टॉपिक दो। गाइड जो होगा रिसर्च कौन सा टॉपिक पे होगा, ये गाइड अलॉट करता है कि ये टॉपिक पे तुम्हारा रिसर्च होगा। हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट के, कोई डरमैट का है, कोई सर्जरी का है, कोई फॉरेंसिक का है, उनको गाइड अलॉट होके उनका एथिकल कमिटी का एक प्रोसेस होता है, वो हो चुका है, बोर्ड्स का प्रोसेस हो चुका है, हमारा टॉपिक ही अलॉट नहीं हुआ है। अब क्या होता है, टॉपिक अलॉट नहीं होता है तो हमें 3rd ईयर के एंड में जाके हमें टॉपिक अलॉट होगा, उस टाइम पे सिर पे एग्जाम का प्रेशर रहेगा। और जब ये टॉपिक अलॉट हो, हम झक मार के अगर हम लोग ये सब कर भी ले, हम लोग सबमिट भी कर दे, तो NMC का एक टाइम पीरियड रहता है कि इस टाइम पे आपको ये थीसिस सबमिट करना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसके बाद एक दिन का आपको फाइन बढ़ता जाता है। हमारे सीनियर ने 15,000, 20,000, 25,000 के फाइन भर के ये लोग सबमिट कर रहे हैं अपना थीसिस। मतलब इनको कोई पड़ी नहीं है, इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता एक रेजिडेंट के प्रॉब्लम्स, एक रेजिडेंट के क्या फाइनेंशियल क्या इशू रहेंगे, उसका पर्सनल इशू क्या रहेंगे, क्या है, कुछ इनको लेना देना नहीं है। एकेडमिक्स कुछ लेना देना नहीं है इनके लिए। उनका कैटरेक्ट का एक फैक्ट्री है और हम वो कैटरेक्ट के फैक्ट्री के नट एंड बोल्ट है। हम लोग वो नट अगर चला जाए तो नया नट लगा देंगे, क्योंकि रेजिडेंट तो अभी बढ़ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सर्जरी उनका मेन टारगेट है, सर्जरी का नंबर्स, ये हम ओपनली बोल सकते हैं। ऐसा किसने, हम लोग कह तो रहे 2016-17 बैच ने कंप्लेन किया। हम जब आए, अभी काम का लोड इतना रहता है, मंडे एडमिशन होता है, ट्यूसडे ऑपरेशन थिएटर में काम करना पड़ता है, वेडनेसडे एडमिशन, थर्सडे ऑपरेशन थिएटर, फ्राइडे कभी कभी, सैटरडे कभी OT नहीं होता, लेकिन फ्राइडे तक काम। 5 दिन में आप इतना थक जाते हो कि सैटरडे संडे आप सांस लेते हो, आपका जो नींद बचा हुआ है, हर दिन आप 2-2, 3-3 घंटे में नींद करते हो, वो आप नींद लेते हो पहले। उसके बाद ये बात तो आप लोग को सबको पता है कि काफ़ी पावरफुल लोग हैं ये लोग, ये काफ़ी वेल कनेक्टेड लोग हैं। इनके अगेंस्ट पहले भी कंप्लेन हुआ है, फिर भी इनके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी जो हम लोग ने कंप्लेन किया, इस डिस्पाइट नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट, डॉक्टर लहानी के बेटे डॉक्टर सुमित सर आए, आके उन्होंने हम लोग ने वेडनेसडे को कंप्लेन किया, थर्सडे आए, फ्राइडे आए, संडे आके उन्होंने बहुत ही हल्के तरीके से लोगों को बोला कि विड्रॉ करो अपना कंप्लेन।
उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठा है हमारे जे हॉस्पिटल में। उसके लिए जो जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे सारे उन्होंने क्या क्या बोला है, कौन से ऑपरेशन करते थे, क्यों करते थे, उसमें एचओडी भी है वो ग्रुप में। हमारे डॉक्टर रागिनी पारेख है उस ग्रुप में। उन्होंने बोला है हाँ डॉक्टर सुमित आप आओ इस दिन ऑपरेट करो। डॉक्टर सुमित बोले हाँ ठीक है मैं इस दिन ऑपरेट करता हूँ। आप हमने चैट पूरा स्क्रीनशॉट दे दिया है हमने। 28 लोगों का यहाँ पे इंक्वायरी बैठा था, 28 लोगों ने अपना खुद का लेटर लिखा है कि हमने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा है, और इंक्वायरी का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा अभी, वो आप पता कर लो जे ॲडमिनिस्ट्रेशन से। आमचा जो या संपाचा दुसरा विषय आहे तो आहे की जो JR1 म्हणजे जे कनिष्ठ जे आपले ज्युनियर रेसिडेंट आहेत जे पहिल्या वर्षाचे आहेत, त्या पहिल्या वर्षाचे जे रेसिडेंट आहेत त्यांचे ॲडमिशन होऊन 7 ते 8 महिने उलटलेले आहेत। आमच्या मुलांचे जवळपास इथे JJ मध्ये 280 असे पहिल्या वर्षाचे विद्यार्थी आहेत। त्यांचे ॲडमिशन मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात झालेले होते आणि ऑक्टोबर ते आत्ताचा महिना चालू आहे मे, आणि या महिन्यामध्ये आम्हाला पहिल्याच्या 3 महिन्याचं जे स्टायपेंड आहे अनुक्रमे नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी हे आम्हाला आत्तापर्यंतसुद्धा मिळालेलं नाही आहे। आम्ही वेगवेगळे फॉलोअप्स घेतले। आम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की हा एक ओव्हरलॅपिंगचा इश्यू आहे। ओव्हरलॅपिंग म्हणजे की मागच्या वर्षी ज्या मुलांचे ॲडमिशन झाले होते आणि त्यामध्ये कोविड असा एक इमर्जन्सी इश्यू आला, त्यामुळे आमच्या एक्झाम्स पोस्टपोन झाल्या आणि पोस्टपोन झाल्यामुळे रिझल्ट लेट लागले आणि ॲडमिशन पण लेट झाले। त्यामुळे काय झालं की त्या वर्षामध्ये एकाच वर्षामध्ये ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी ह्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये JR1 म्हणून आमचे सिनियर्स पण आणि आम्ही पण असे 500 जवळपास विद्यार्थी ऑन रेकॉर्ड होते। पण ही जी गोष्ट होती ही JJ सोडून बाकी जे महाराष्ट्रामध्ये महाविद्यालय आहेत, मेडिकल कॉलेज, तिथे पण सेम होती, पण तिथे हा इश्यू हा सॉल्व करण्यात आला त्या लेवलला। पण JJ हे अपेक्स इन्स्टिट्यूट आहे म्हणून इथे कोणत्याही प्रकारचा आम्हाला सरळ एक काय इश्यू आहे हा पण सांगितलं नाही। जोपर्यंत आम्ही तिथे जाऊन विचारत नव्हतो की हा इश्यू काय आहे, आम्हाला काय एवढं सफर करावं लागत आहे, कारण मुंबईसारख्या ठिकाणी पहिल्या वर्षी बाहेरून सगळे विद्यार्थी येतात, कोणी विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या बाहेरून येतात आणि मुलांना 3-3, 4-4 महिने जर स्टायपंडच होत नसेल तर इथे राहायचं कसं। इवन त्या मागच्या स्ट्राईकमध्ये आम्ही राहण्याचा सुद्धा विषय मांडला होता की आम्हाला आलं तर 3-4 महिने आम्हाला राहायची सोय होत नाही, तर बाकी ह्या ज्या मुंबईसारख्या शहरामध्ये बाकी सगळे कामं करून जर बेसिक आम्हाला स्टायपंड मिळत नसेल तर आम्ही जगायचं कसं। आणि त्यानंतर सुद्धा आम्हाला मग वेगवेगळ्या प्रकारची कारणं दिल्या गेली। त्यानंतर आम्ही आमचे कामं सोडून, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती की पहिल्या वर्षामध्ये आम्हाला सगळ्यात जास्त काम असते, ते सोडून आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी आमचा फॉलोअप घेतला, फीडबॅक घेतले। प्रत्येक जे कामासाठी महाविद्यालयामध्ये जे लोक रिक्रूट केलेले असतात, समजा अकाउंटंट्स असतो, तिथून मंत्रालयामध्ये जे काही फॉलोअप घेण्यासाठी लोक असतात, ह्या लोकांनी हे कामं करायला पाहिजे। ते सोडून आम्ही मंत्रालयामध्ये फिरत जातो 2-2 दिवसाला, 3-3 दिवसाला की सर काय झालं। हे सगळं करून सुद्धा आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा एक ठोस जे काही आम्हाला निर्णय आहे तो आम्हाला भेटत नाही। आणि हे सगळं करून सुद्धा आम्ही एक मागच्या महिन्यामध्ये एप्रिल महिन्यामध्ये 28 एप्रिलला हा एक लेटर वरतून मंत्रालयामधून आम्ही काढून आणलं होतं की आमचा हा इश्यू आहे, तुम्ही फक्त JJमध्येच असा का ताटकळत ठेवत आहेत, बाकीकडे पण इश्यू हा सॉल्व झालेला आहे। तर त्यांनी याच्यावर व्यवस्थित लिहून सुद्धा दिलं होतं की कोविड अशा ह्या इमर्जन्सी कंडिशनमुळे अशी एक स्थिती झाली होती, तर ह्या मुलांना त्या ज्या 3 महिन्याचं स्टायपंड आणखी रखडलेलं आहे ते देण्यात यावं, आणि जर असं नाही दिलं तर मुले मे बी भविष्यामध्ये स्ट्राईकवर जाऊ शकतात, असं सरळ इथे लिहून दिलेलं आहे। तरी पण याच्यावर कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे फक्त लेटर्स येणार, बघणार, विद्यार्थ्याकडे कोणी पण लक्ष नाही देणार। आम्ही फक्त यायचं, विचारायचं, त्यांच्याकडे वेळ असेल तर आम्हाला थोडं कारणे दाखवा, नोटीस दिल्या जाणार, पण कोणत्याही प्रकारचं पाऊल उचलल्या जात नाही। जवळपास महिनाभर होऊन सुद्धा आम्हाला आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा स्टायपंडविषयी काही ठोस एक डिसिजन दिल्या गेलेलं नाही। तो सुद्धा आमचा खूप एक इम्पॉर्टंट इश्यू आहे की या शहरामध्ये सगळं काही आपलं अकॅडमिक्स, त्याच्यानंतर कॉलेज हे सगळं सांभाळून बेसिक जो जगण्याचा इश्यू आहे तो पण तो, कारण काही मुलांना भरपूर मेडिकल इश्यू आहेत, काही जणांना आता पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये येऊ म्हणून फॅमिलीला सांभाळायचं असतं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत। तर बेसिक जर स्टायपंडच मिळत नसेल तर आम्ही करायचं तरी काय। तर जोपर्यंत आम्हाला आमच्या ज्या बाकी पण मागण्या आहेत त्या व्यतिरिक्त ही पण मागणी आहे ती शासनाला, आणि असं नाही की कुणाला गोष्ट माहिती नाही, ईच अँड एव्हरी जो कोणी चेअरपर्सन आहे त्याला ही गोष्ट माहिती आहे, ऑन रेकॉर्ड आहे की 280 विद्यार्थी हे एक्स्ट्रा त्या कोविडच्या सिच्युएशनमुळे ॲडमिशन झालेले आहेत। पूर्ण रेकॉर्ड्स आहेत, गव्हर्नमेंटनी एक्झाम घेऊन ॲडमिशन केलेत,
तर आम्हाला फक्त सगळ्यांना माहिती असून फक्त तुमच्या काही ज्या गोष्टी तुम्ही करायच्या आहेत त्या न करता आम्हाला फक्त सगळीकडे भटकवलं जात आहे, सगळे काही कारणं दाखवले जात आहेत, हे कुठेतरी बरोबर नाही आहे आणि हे कुठेतरी सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा अशा काही गोष्टी, केवळ स्टायपंड म्हणजे हा बेसिक इश्यू आहे. विद्यार्थी काम करतात तर महिन्याच्या महिन्याला त्यांना स्टायपंड भेटायला पाहिजे. हे जर होत नसेल तर किती म्हणजे जे सारख्या नामांकित महाविद्यालयामध्ये अशी जर गोष्ट होत असेल तर ते खूप एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे. म्हणून आम्ही तर आता जोपर्यंत आमचे हे इश्यू असं नाही की आम्ही फक्त डायरेक्ट काही न करता फॉलोअप घेता डायरेक्ट आम्ही स्ट्राईकवर आहोत. आम्ही प्रत्येक जी होईल ते गोष्ट फॉलोअप घेतली, जो होईल तो फीडबॅक घेतला. पण आता ही गोष्ट आम्हाला असह्य झालेली आहे. त्यामुळे आम्हाला जोपर्यंत आमचे जे इश्यू आहेत ऑन रेकॉर्ड सॉल्व्ह जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही आमची स्ट्राईक ही अशीच चालू ठेवणार आहे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.